कम्युनिटी सर्विस इन रूरल, अर्बन एंड स्कूल हेल्थ। तो हमने स्टार्ट करा है बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीटली कवर कर लिया था। यूनिट नंबर 4 में हमने देखा था मदर के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, साथ ही साथ टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, एल्डर पीपल के लिए भी हमने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को स्टडी करा था। एट लास्ट हमने देखा था रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है हमारे इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, ये हमने डिटेल स्टडी करा था। अब मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं। यहां पर सोशल हेल्थ प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। इसमें आप यूनिट नंबर 1 में जो आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, सोशियोलॉजिस्ट पढ़ा है, सोशियो कल्चर फैक्टर पढ़े हैं, वो सब लिख सकते हैं, क्योंकि सोशल हेल्थ का प्रोग्राम है तो सोशल हेल्थ के बारे में डिटेल स्टडी लिखनी है। तो आपने पढ़ा है ना सोशियोलॉजी, सोशल हेल्थ, सोशियोलॉजिस्ट, सोशियो कल्चर फैक्टर, सब कुछ पढ़ा हुआ है यूनिट नंबर 1 में। तो अभी तक हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट भी करेंगे और यूनिट नंबर 5 को खत्म भी करेंगे। साथ ही साथ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को भी कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेबस देखो। सबसे पहले कम्युनिटी सर्विस इन रूरल, अर्बन एंड स्कूल हेल्थ। सेकंड टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ PHC। फिर क्या है? इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल। तो चाहे कितने भी टॉपिक हो यहां पर, सबका एक कॉमन काम है यहां पर। देखो ध्यान से सुनना, 1 बाय 1 कवर करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत इजी है। देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है? कम्युनिटी सर्विस इन रूरल, अर्बन एंड स्कूल हेल्थ। मतलब हमें क्या करना है? कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है। रूरल मतलब कि गांव में, अर्बन मतलब कि शहरों में, स्कूल मतलब कि जो बच्चों का स्कूल है वहां पर हमें हेल्थ को प्रमोट करना है, हमें वेलबींग को प्रमोट करना है, हमें डिजीज से फ्री करना है हमारे एनवायरमेंट को, हमारे लोगों को, चाहे वो गांव में रहते हैं, चाहे वो शहर में रहते हैं, चाहे वो स्कूल में बच्चे ही क्यों ना पढ़ रहे हों, सबको अवेयर करो, एजुकेट करो, लिटरेट करो, पढ़ाओ, लिखाओ, सिखाओ, समझाओ कैसे रहना होता है, कैसे नहीं रहना होता है, हाइजीन मेंटेन करने का बताओ, सैनिटेशन के फायदे बताओ, ये सारी चीजें उन्हें समझाओ, पढ़ाओ, बताओ, अवेयर करो। उसकी वजह से क्या होगा? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव होगी। साथ ही साथ मॉर्बिडिटी रेट, मॉर्बिडिटी का मतलब बीमार होने की रेट कम होगी, मोर्टिलिटी रेट भी कम होगी, मृत्यु होने की रेट भी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है और हमारे जो स्कूल है वहां पर हेल्थ को प्रमोट करेंगे, वेलबींग को प्रमोट करेंगे, डिजीज को फ्री करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को, एजुकेट करेंगे लोगों को, हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, साथ ही साथ मॉर्बिडिटी को कम करेंगे, मोर्टिलिटी को कम करेंगे और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको? आज इरेजर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, बड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। चलिए, तो कम्युनिटी सर्विस इन रूरल, अर्बन एंड स्कूल हेल्थ, यहाँ पर हमें क्या समझा कि कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उनकी हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, उनको हेल्दी रखना है, उनको बैलेंस डाइट का बताना है, उनको माइल्ड न्यूट्रिशन का बताना है, उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का बताना है, विटामिन डेफिशिएंसी का बताना है, बीमारी का बताना है, बीमारी के बारे में अवेयर करना है, एजुकेट करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना उसके बारे में बताना है, हाइजीन के बारे में बताना है, सैनिटेशन के बारे में बताना है, डिजीजेस के बारे में बताना है, मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी रेट को कम करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, उनको अवेयर करना है, एजुकेट करना है, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। यही सारी चीजें आपको करनी है गांव में, शहरों में और स्कूल में, जो हम करते आ रहे हैं यूनिट नंबर 3 और 4 में। अब उसके बाद फंक्शन ऑफ PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर और वी कैन से प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो जैसे सपोज ये आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, तो जब पेशेंट आएगा ना
तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है पेशेंट का, वो प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है पेशेंट का। अब यहाँ पर अगर इसको कहीं चोट वगैरह लगी है तो इलाज करा लेगा, अगर इसको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, तबीयत खराब है, सर दर्द है, कमर दर्द है, पेट दर्द है तो इलाज करा लेगा, अगर इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, उल्टी हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो इलाज करा लेगा। अस्पताल है आराम से, जो पहला अस्पताल है ना, प्राइमरी कॉन्टेक्ट जो है हमारा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट है, जब छोटी मोटी तबीयत खराब होती है तो सीधा थोड़ी ना एम्स दिल्ली पहुंच जाते हो कि यार मेरे को तो सर्दी हो गई चलो एम्स दिल्ली। नहीं 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 नहीं, वहां तो कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, वहां तो सर्जरी वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे कुछ केस हो तो जाए अपन, है ना। सर्दी बुखार में तो ये डिस्पेंसरी पकड़ रही है अपन ने, है ना, मेडिकल से ले आते सर हम तो फंक्शन ऑफ पीएससी का क्या मतलब है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हमारे, वहां पर क्या क्या काम होता है, ड्रेसिंग होती है ना, इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीन लग सकती है, आपकी छोटी मोटी इलाज हो सकते हैं। तो लाइन से हम 15-20 फंक्शन पढ़ेंगे मजे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्प्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन। गांव में किस तरह से सैनिटाइज करें, सैनिटेशन प्रोवाइड करें, सैनिटेशन को प्रॉपर रखें, मतलब कि गांव में किस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां पर किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके। बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया ना हो, पैथोजन ना हो। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो गांव को फ्री फ्रॉम पैथोजन कैसे बनाए, हमें इंप्रूवमेंट करना होगा सैनिटेशन में। हमारा जो गांव है वहां पर क्या होता है कि भैया लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। अब किसी को अगर बीमारी है और वो वहां गया फीकल मैटर में, फिर मक्खी उस पर बैठी, वो मक्खी किसी के खाने पे बैठी, तो इस तरह से क्या होगा, फीकल ओरल रूट कंटामिनेशन होगा, ट्रांसमिशन होगा, बीमारी फैलेगी। बीमारी फैलती है, गांव के लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, उन्हें अगर आप अवेयर नहीं करोगे, एजुकेट नहीं करोगे, अगर वो प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करेंगे, प्रॉपर सीवेज का जो पाइप है प्रॉपर उसका ड्रेनेज नहीं होगा, प्रॉपर वो ड्रेन आउट नहीं होगा, तो वो इकट्ठा होगा, पानी गंदा जमा हो जाएगा, वहां पर मच्छर डेवलप होंगे, उसके बाद मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरियासिस जैसे गंदी गंदी बीमारियां फैलना शुरू हो जाएगी, चिकनगुनिया जैसी गंदी गंदी बीमारियां फैलना शुरू हो जाएगी। तो लोगों को गांव में, रूरल एरिया में, वहां पर जाके समझाओ, अवेयर करो, एजुकेट करो, हाइजीन के बारे में बताओ, सैनिटेशन के बारे में बताओ। वहां पर जैसे वो खुले में शौच करते हैं तो घर में लेट्रिन्स वगैरह प्रोवाइड करो। लेट्रिन आ रहा है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन जैसे कि डिजीज से बचाओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बढ़ाओ, अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को एजुकेट करो। और वेस्ट मैनेजमेंट, जो कूड़ा कचरा होता है ना वो ऐसे ही नहीं फेंक देना कहीं पे भी, वेस्ट मैनेजमेंट होता है। बायोगैस वगैरह बनाते हैं गांव वाले, तो अभी तो बहुत सारे एजुकेट हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर अभी भी खुले में शौच करते हैं लोग और हाइजीन का, सैनिटेशन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। उसके बाद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब यहां पर क्या है, नाम से पता लग रहा, अर्बन हेल्थ मतलब कि जो शहर में लेने वाले लोग होते हैं उनकी हेल्थ को सही करना। सर शहरों में है तो उनकी हेल्थ को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि शहर में तो लोग साफ सफाई से रहते हैं, सैनिटेशन से रहते हैं, हाइजीन से रहते हैं, और शहर में तो मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी है। तो फिर शहरों में क्यों हम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को चला रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, हेल्थ मिशन वो भी अर्बन एरिया में, मतलब शहरों में। ऐसा क्यों, क्योंकि शहरों में लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, बैठे बैठे काम करते रहते हैं, फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ओबेस हो जाते हैं, ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कई तरह की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ वो पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से उनके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत ही कॉमन होता है शहरों में, स्पेशली एयर पोल्यूशन तो बहुत ही कॉमन है। जहां पर ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो जाएगा तो फिर आपकी सेल्स मरना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत दिक्कत आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लंग्स की बहुत हालत खराब हो जाती है। तो हमने क्या करा, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च करा। अब एक बात और, शहरों में रहने वाले लोग जिनके पास मेडिकल फैसिलिटी आसपास तो बहुत अच्छी है, तो जरूरी है क्या कि सब जाएं। सर क्यों नहीं जाएंगे, अगर कोई बीमार होगा तो? अरे भैया पैसे नहीं होंगे तो? शहरों में रहने वाले सारे अमीर थोड़ी ना होते हैं, कुछ तो बस अपना गुजारा चला रहे होते हैं, बेचारे स्ट्रगल लाइफ में होते हैं शुरू शुरू में। तो जो स्ट्रगल लाइफ चल रहा है उस टाइम उनके पास जब पैसा ही नहीं है,
जब इतना ही पैसा है कि वो अपना रेंट पे कर सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, तो वो कैसे जाएंगे अपनी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यूज़ करने, अपने आप को सही करने नहीं जाएंगे वो, है ना। उनकी प्रायोरिटी सेट है कि घर पे पैसा भेजना है। इमोशनल हो जाऊंगा मैं, चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल। ऑब्वियसली बच्चों को हेल्थ प्रमोशन करना है, एजुकेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है, फिजिकल एक्टिविटी उनसे करानी है, जंपिंग कराओ, रेसिंग कराओ, जो आपको कराना है वो कराओ। उनको फिजिकली एक्टिव करो ताकि वो ओबेज ना हो, उनको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। साथ ही साथ उन्हें बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। आज अगर आप समझाओगे कि अल्कोहल अच्छा है तो कल वही घूमेंगे पीते हुए, और अगर आज समझा दोगे कि अल्कोहल से दूर, स्मोकिंग से दूर, ड्रग्स से दूर, तो वो जीवन भर ताउम्र दूर। तो ये जो एडोलसेंस का पीरियड होता है ना, इसमें तो बहुत सारी चीजें समझानी होती है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है सर, हमें यहां तक क्लियर हो गया है ना। कम्युनिटी सर्विस इन रूरल अर्बन एंड स्कूल हेल्थ, फंक्शन ऑफ पीएससी, इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल। क्लियर है। चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कम्युनिटी सर्विस। तो देखो ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि सारा कंटेंट एक ही जैसा है। सभी में लोगों को हाइजीन के बारे में बताना, सैनिटेशन के बारे में बताना, अवेयर करना, उनको फिजिकली इनएक्टिवेट नहीं होने देना, उनको ओबेस नहीं होने देना, उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होने देना, उनकी लाइफ स्पैन को इंप्रूव करना, उनको लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करना, उनकी मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट को कम करना। यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें। बीमार नहीं होने देना, बीमारी को कम करना, यही सब है। देखो, कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स टू द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया और कम्युनिटी। मतलब कि जहां पर लोग रहते हैं, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया की बात करूं या किसी कम्युनिटी की बात करूं, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया की बात करूं या किसी कम्युनिटी की बात करूं, जहां पर लोग रह रहे हैं ना, वहां पर उनकी लाइफ को, और वी कैन से उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना, वेलबींग करना इंडिविजुअल्स को, यही हमारा काम रहता है कम्युनिटी हेल्थ का। तो कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स टू द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और कम्युनिटी, फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल, पूरी पॉपुलेशन पे। इट इन्वॉल्व एफर्ट टू प्रिवेंट डिजीज नहीं होने देंगे, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना खाओ, बैलेंस खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, माल न्यूट्रिशन मत होने दो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मत होने दो, विटामिन डेफिशिएंसी मत होने दो। यूनिट नंबर 1 का जितना भी ज्ञान है सारा लगा सकते हो। उसके बाद प्रोवाइड एक्सेस टू हेल्थ केयर अच्छे से मिले, टाइम पे मिले, ये सारा काम होता है कम्युनिटी हेल्थ का। अब की कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले प्रिवेंशन एंड एजुकेशन। देखो, प्रिवेंशन से क्या मतलब है कि आप प्रिवेंट करो बीमारियों से खुद को। एजुकेशन से क्या मतलब है कि अगर आपको एजुकेट हो गया, अगर आपको नॉलेज होगी कि मुझे बीमारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। अगर आपको नॉलेज होगी कि आपको कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसे सैनिटेशन रखना है, तो बीमारी होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डिजीज प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, इन सबको प्रमोट करना है, इन सबके बारे में बताना है। फिर एक्सेस टू हेल्थ केयर, डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सेकेंडरी, टर्शरी, तो सबको आसानी से मिले, है ना। प्राइमरी केयर, मेंटल हेल्थ सर्विस एंड इमरजेंसी केयर सबको मिले बिना किसी पार्शियलिटी के। ये देखो बात आ गई हेल्थ इक्विटी की, मतलब कि बिना किसी पार्शियलिटी के सबको समान रूप से सारी फैसिलिटीज मिले। ऐसा नहीं है कि जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे हम सेपरेट कर दे लोगों को, नहीं, हेल्थ इक्विटी होनी चाहिए। फिर आता है एनवायरमेंटल हेल्थ, जैसा हमारा एनवायरमेंट वैसे हम। अगर हमारा एनवायरमेंट बिल्कुल अनहाइजीनिक है, मच्छर हो रहे हैं, कई कीड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हो, बिल्कुल एनवायरमेंट एकदम पोल्यूशन वाला है, पानी एकदम साफ नहीं है, तो आप 100% बीमार मिलोगे और हो सकता है आपको डेथ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि कब तक जिंदा रहोगे ऐसे एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट तो बहुत ही मेन मैटर करता है, एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ही मैटर करती है। फिर उसके बाद आता है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, एंगेजिंग लोकल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी मेंबर इन हेल्थ इनिशिएटिव टू इम्प्रूव ओवरऑल आउटकम। अगर कम्युनिटी हेल्थ को अपना प्रचार प्रसार करना है, अगर इसको लोगों को सही करना है, जो ये बोल रहा है कि हम एक ज्योग्राफिकल एरिया में और एक कम्युनिटी में लोगों को सही करना चाहता है, अगर ये वाकई में सही करना चाहता है तो ये कोलैबोरेशन करेगा, लोकल ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से, कम्युनिटी मेंबर से ये जुड़ेगा और सबको अवेयर करेगा, एजुकेट करेगा, सबको साथ लेके चलेगा और सबके थ्रू ये इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा।
फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, तो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर और वी कैन से प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, पेशेंट आया सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएगा। इट इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर अ पेशेंट, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ जनरल डॉक्टर और नर्स। वहां पर डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं। सर मेरे तो बुखार आ गया, सर मेरे सर दर्द हो रहा है, सर मेरे दस्त लग गई, उल्टी हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है सीधा जाओ, बोलो और दवाई गोली ले लो। ठीक है, इट प्राइमरी केयर फोकसेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ, आपको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, सच एज हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, आपकी हेल्थ को सही करेगा, डिजीज को प्रिवेंट करेगा, आपका ट्रीटमेंट करेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड, आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, इट ऑल्सो इंक्लूड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, माँ की और बच्चे की हेल्थ को भी मेंटेन रखने का काम, उनको भी हेल्थ को सही रखने का काम इसका है। साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग का काम भी यहाँ पर होता है और बेसिक सैनिटेशन का काम भी यहाँ पर होता है। तो ये है प्राइमरी हेल्थ केयर, जहाँ पर छोटी मोटी चोट लगती है तो आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है आपका वो प्राइमरी हेल्थ केयर ही होता है, जहां पर मेन कंसर्न यही रहता है कि जो पेशेंट आया उसको सही कर दो, उसकी बीमारी को दूर कर दो। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय स्पेशलिस्ट। अब देखो यहां पर थोड़े स्पेशलिस्ट आ जाएंगे, सच एज सर्जन आ जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट आ जाएंगे। हॉस्पिटल में अगर सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, सो दिस इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। सो सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय स्पेशलिस्ट सच एज सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड क्लिनिक। यहां पर क्या होता है, जब प्राइमरी हेल्थ केयर में बात नहीं बन रही तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है रेफर कर देगा सेकेंडरी में कि भैया यार आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको तो कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है, हमारे बस की नहीं है, ये रेफरल सीधा सेकेंडरी हेल्थ केयर में आपको रेफर कर देगा। क्लियर है? ठीक है सर, मैं यहाँ तक क्लियर हो गया। प्राइमरी हेल्थ केयर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर के पास जाना पड़ता है जहां पर सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टर्शियरी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय हाईली ट्रेंड मेडिकल स्पेशलिस्ट। यहां पर क्या मिलेंगे आपको? हाईली ट्रेंड मेडिकल स्पेशलिस्ट मिलेंगे। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस केयर, कॉम्प्लेक्स केयर, एडवांस केयर के लिए हाईली ट्रेंड मेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, ताकि आपकी अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि अब आप मरने वाले हो, आपको बचाना है, तो उस कंडीशन में टर्शियरी हेल्थ केयर ही काम आएगा। तो टर्शियरी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय हाईली ट्रेंड मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस केयर ऑफ्टन फॉर सर्व सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जब सीवियर कंडीशन हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, उस कंडीशन में टर्शियरी हेल्थ केयर जाओगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर होती है प्लास्टिक सर्जरी, बर्न ट्रीटमेंट, कार्डियक सर्जरी, कैंसर मैनेजमेंट, न्यूरो सर्जरी, ये सारी चीजें आपको टर्शियरी केयर देखने को मिलेगी, टर्शियरी केयर में देखने को मिलेगी। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, ये हो गया आपका कम्युनिटी हेल्थ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, कम्युनिटी हेल्थ देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ देखा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव में यही है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, हमें डिजीज को प्रिवेंट करना है, हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, चाहे एक्यूट इन्फेक्शन हो चाहे क्रोनिक कंडीशन हो, हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, डिजीज से बचना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, हेल्थ केयर को इंप्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट को कम करना है और जो इंसान की जिंदगी है उसको बनाए रखना है ना। साथ ही साथ इंप्रूविंग द इंडिविजुअल फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेल्दी वही होता है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है और जिसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इंप्रूविंग द इंडिविजुअल, उस बंदे की फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली सब तरह से उसको सही कर दो, वेलबींग कर दो, उसका कल्याण कर दो। डेवलप हेल्थ पॉलिसीज एंड देयर पीरियोडिक रिविजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, हेल्थ पॉलिसीज को डेवलप करो और समय के साथ उसका रिवीजन करो कि हाँ भाई कुछ अपडेट करना है क्या, कुछ क्या है, तो सारा रिवीजन करना होता है टाइम टू टाइम। उसके बाद कम्युनिटी सर्विस इन रूरल। अब गाँव में क्या दिक्कत आती है? सर गाँव में दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर सही से हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पर सही से एजुकेशन नहीं होती, वहाँ पर सही से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, गाँव में दिक्कत होती है। ठीक है, रूरल कम्युनिटी से हमारा क्या मतलब है? गांव को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जहां पर लो पॉपुलेशन रेट हो,
जहां पर बिल्कुल सिंपल कल्चर हो, इनफॉर्मल सोशल लाइफ हो। आई रिपीट, लो पॉपुलेशन रेट हो, सिंपल कल्चर हो, इनफॉर्मल सोशल लाइफ हो, हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, मतलब कि एक जैसे लोग हैं सारे, किसान है ना, एक जैसे लोग, एकदम सीधे साधे सिंपल भोले वाले लोग होते हैं गांव के। ये देखो कितना अच्छा माहौल लग रहा है ना। एक हमारा शहर है, दिन भर पी पी पी, है ना, देख लो। तो अगर रूरल कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना है तो ये 4-5 वर्ड से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत क्या है, कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है। तो इन सभी को इंप्रूव करना है। और फिर आपको जो मैंने बोला कि भैया यहाँ पर मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट कम करनी है, यहाँ पर अवेयर करना है लोगों को, हाइजीन फैलानी है, यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है बीमारी के बारे में, सैनिटेशन प्रोवाइड करना है, सब कुछ चीजें लिखो। फिर उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है ना, उनमें कौन कौन होता है तो देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 3 से 4 PSC होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देयर आर 3 to 4 PSC, ये ध्यान रखना। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 3 से 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर या केयर होते हैं। इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देयर आर 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 4 डॉक्टर मिलेंगे आपको वहां पर, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन और पेडिट्रिशियन, मतलब कि बच्चों के हो गए, ठीक है, पेडियाट्रिक्स वाले। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज मैनेज्ड बाय 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो हमने देख लिया। एंड डेंटल, ईयर, नोज, थ्रोट, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक एंड सर्जरी सर्विस आर अवेलेबल इन देयर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, ठीक है। फिर फंक्शन वही है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना अच्छे से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रोवाइडिंग स्पेशलिटी सर्विस, केयरिंग एंड सुपरविजन, प्रोवाइडिंग चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, प्रोवाइड ऑल प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस, जितने भी प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को प्रोवाइड करना है, केयर करनी है, सुपरविजन करना है, मतलब कि ध्यान रखना है, स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, और जितने भी नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उनको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट आता है अब अर्बन और स्कूल में। देखो एक बार मैं सिलेबस दिखा देता हूं। अभी हमने रूरल का देखा है ना, और उससे पहले देखा कि कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी, है ना, वो सारी चीजें देखी। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले क्या है, कम्युनिटी सर्विस की बात चल रही है ना, तो इसी के ऊपर बात कर रहे थे अभी तक हम, कि हमने देखा कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिटी हेल्थ के, और ऑब्जेक्टिव के बाद हम सीधा आ गए हमारे रूरल वाले एरिया पे, ठीक है। रूरल के बाद ये थोड़ी बहुत बातें हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है, अगर आपको लिखना है तो ठीक है, फंक्शन वगैरह इसके। बाकी फिर आते हैं अर्बन और स्कूल पे, क्योंकि टॉपिक में क्या दे रखा है, रूरल, अर्बन और स्कूल हेल्थ। तो अब अर्बन पे आते हैं। अर्बन हेल्थ का मतलब क्या होता है, अर्बन लोग वो होते हैं जो शहर में रहते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, शहर में रहने वालों को बहुत दिक्कत होती है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन। ओबेसिटी से तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे एयर पोल्यूशन हो सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज होगी, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम आएगी और अदर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सेकंड है एक्सेस टू हेल्थ केयर। अब यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, शहरों में हेल्थ केयर फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, पर उसका क्या, जिसकी इनकम कम है, लोअर इनकम, वो नहीं कर पाएगा ना। फिर नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। लोगों को शहरों में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है ऑफिस का, ये काम करो, वो काम करो, कॉलेज का पीयर प्रेशर, दुनिया भर का पीयर प्रेशर। जो गांव में शांति थी वो सारी शांति भूल जाओ, इधर आ जाओगे तो हाई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे, पागल भी हो सकते हो अगर ज्यादा प्रेशर ले लिया तो। नेक्स्ट है ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि फिजिकली इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें मैं बैठा रहूंगा, काम करता रहूंगा। वो 9 to 5 वाले मीम आते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेड ट्रैप, ठीक है, ऐसे बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे, ओबेस होते जाएंगे, और एक दिन ऐसे नहीं जीना, अच्छे से जीना है ना। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब कि फिजिकली इनएक्टिव हो जाओगे।
और फिजिकली इनएक्टिव होने की वजह से आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है। ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन और भी कई तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। साथ ही साथ शहरों में एक तो खाना टाइम पे नहीं मिलता, और अगर खाना टाइम पे मिलता भी है तो सही से नहीं मिलता। क्या आपको लगता है कि आप अपने डाइट को बैलेंस कर पा रहे हो? क्या आपके डाइट में प्रॉपर फाइबर है, न्यूट्रिशन है, विटामिन है, मिनरल है? कुछ भी नहीं है, आपके डाइट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट होने के लिए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से बचने के लिए, विटामिन डेफिशिएंसी से बचने के लिए। क्योंकि सपोज कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी होने से बहुत सारी चीजें फर्क पड़ जाता है। विटामिन डी से हड्डियां वड्डियां, है ना, कमजोर हो जाएगी। तो शहरों में यही दिक्कत है, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर डाइट कैन कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी एंड रिलेटेड क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकती है। उसके बाद स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या है? स्कूल हेल्थ रिफर्स टू द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बच्चों को, ये देखो यहाँ पर सुनियो बैठा है, ये सुनियो है, ये जियान बैठा है, ये शिजुका है, नोबिता बेचारा आज भी एब्सेंट है। ठीक है, तो स्कूल हेल्थ रेफर्स टू द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट विद इन द स्कूल। हेल्दी स्टूडेंट आर बेटर और बेटर एबल टू लर्न। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर हम फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग करेंगे, बच्चों को प्रमोट करेंगे, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है ना, तो उस कंडीशन में आप फुल कॉन्सेंट्रेट होकर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप याद रख रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम है और आपको लिखना है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, हेल्दी स्टूडेंट्स आर बेटर एबल टू लर्न। अब की इशू, दिक्कत क्या क्या आ सकती है? जैसे फिजिकल हेल्थ की बात करें, चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकती है, बचपन में ही ओबेसिटी हो जाए, बचपन में न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला, पुअर न्यूट्रिशन, बचपन में लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसी की वजह से क्या होगा? चाइल्डहुड ओबेसिटी। ठीक है, या फिर आपको डिजीजेस हो सकती है जैसे कि अस्थमा वगैरह। तो इन सबसे बचने के लिए, ये सारी दिक्कतें हो सकती है बचपन में ही, चाइल्डहुड ओबेसिटी, पुअर न्यूट्रिशन, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अस्थमा वगैरह, इन सबसे बचने के लिए हमने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया। फिर आता है मेंटल हेल्थ। बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, बुलिंग एंड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमन है। उनके ऊपर पीयर प्रेशर वगैरह, ये बहुत ही कॉमन है, सोशल चेंजेस वगैरह। तो लोगों को पहले ही अवेयर कर दो, ये जो बच्चे इनको पहले ही अवेयर कर दो, एजुकेट कर दो, लिटरेट कर दो कि भाई ये सही है, ये गलत है, आपको वही फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट है एक्सेस टू हेल्थ सर्विस। मेनी स्टूडेंट्स में लेक एक्सेस टू एडिक्वेट हेल्थ केयर। प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही कई बच्चों को, जैसे कि किसी को डेंटल केयर का नहीं पता, मेंटल हेल्थ का नहीं पता, काउंसलिंग का नहीं पता, रेगुलर चेकअप नहीं करते कई, है ना। किस किस ने डेंटल चेकअप कराया है? मेरे को पता है बहुत कम ने करवाया होगा, है ना। जबकि जरूरी है डेंटल चेकअप, क्योंकि दांत है तो टेस्ट है, जब ये चले जाएंगे तब क्या करोगे? 2 बार ब्रश जरूर करना, नहीं तो कैविटीज हो गई तो गए काम से। उसके बाद होता है सब्सटेंस एब्यूज, जैसे कि ड्रग्स, बच्चे आजकल ड्रग्स लेने लग गए, अल्कोहल, टोबैको कंजप्शन, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है बच्चों में। कूल बनने के लिए करते हैं ये, है ना, 10th क्लास तक, तो 8, 9, 10 में बहुत कॉमन हो गया है ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको वगैरह। इसके अभी तो पता नहीं लगेगा, पर 25 की उम्र में आते आते बुढ़ापा आ जाएगा, ऐसा लगेगा 60 का उम्र आ गया है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन। स्कूल आर ऑफन the place where children first learn about healthy behavior, making health education crucial for preventing lifestyle related disease। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं किसी बच्चे को हेल्थ एजुकेशन दे दूंगा, मैं उसे बता दूंगा कि भाई जब भी तू खाना खा, हाथ धो के खाना खा, प्रॉपर हैंड वॉश यूज कर, प्रॉपर वाटर यूज कर, और अगर हैंड वॉश है वाटर नहीं है तो सैनिटाइजर का यूज करो, फिर खाना खाओ। खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आपको किस पोजीशन में बैठना है मैं उसको बता दूंगा, ताकि उसका डाइजेशन अच्छा हो, या फिर आप वॉक करो ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको कभी भी टेबलेट लेनी है तो खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी है। ठीक है, ये सारी चीजें जब मैं उसे बताऊंगा, और मैं उसे बताऊंगा कि घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे, है ना, मलेरिया के बारे में बताऊंगा, खिड़की दरवाजे के महत्व बताऊंगा, मॉस्किटो नेट के बारे में बताऊंगा, गंदे खाने गंदे पानी से क्या होता है वो बताऊंगा, सैनिटेशन हाइजीन मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। जब ये सारी चीजें मैं उसे बताऊंगा तो ऑब्वियसली वो फॉलो करेगा, और वो पहले ही अवेयर हो जाएगा, तो क्या वो बीमार होगा? उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हेल्थ एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं। आपको टॉपिक दे रखा ना, फंक्शंस ऑफ PHC
primary health center. A primary health center is a health care facility that provides essential primary care service to community, especially in rural area या undeserved area. ऐसा एरिया जहां पर हेल्थ फैसिलिटी सही से नहीं पहुंच सकती, वहां पर सही से पहुंचाना, जैसे गांव का एरिया या कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, आप बोल सकते हैं अनडेवलप्ड एरिया, है ना, गांव का एरिया जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, वहां पर झोला छाप आज भी डॉक्टर बने पड़े हैं, तो वहां पर सैनिटेशन हाइजीन को प्रमोट करना, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी को प्रमोट करना, उनकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना, अच्छा करना, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का काम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ठीक है, यहां पर हम किस पे फोकस करते हैं? प्रिवेंशन पे, डिजीज को प्रिवेंट करने में, ट्रीट करने में, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, साथ ही साथ जो भी कॉमन बीमारियां हैं उनके ऊपर। ठीक है, इनके फंक्शंस देखेंगे अब, जो कि आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके बारे में आप लिख देना 2-4 लाइनें अच्छे से, आगे से भी और यहाँ से भी। फिर आपको पूछा है क्वेश्चन में फंक्शंस ऑफ PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो 1 बाय 1 देखो। सबसे पहले बेसिक हेल्थ केयर सर्विस, इट प्रोवाइड एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस लाइक इम्यूनाइजेशन हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, मैं अब PHC बोलूंगा, PHC का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो इम्यूनाइजेशन हो जाएगा PHC में। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है PHC में, साथ ही साथ कॉमन प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे बुखार आ गया, डायरिया हो गया, दस्त वगैरह लग गई, बुखार आ गया, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट भी मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करूं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो आप बता देना प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, क्यों जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पर क्या क्या करा जाता है। फिर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में सबसे पहले लिखना बेसिक हेल्थ केयर सर्विस, उसमें लिखना कि ये इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि फीवर और डायरिया, ये तो एक फंक्शन हो गया बेसिक हेल्थ केयर सर्विस। आगे देखो, फिर है प्रिवेंटिव एंड प्रमोट हेल्थ, मतलब कि यहाँ पर प्रमोट सैनिटेशन, ये क्या करेगा, सैनिटेशन को प्रमोट करेगा, अवेयरनेस करवाएगा, लोगों को बताएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन करते हैं, फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी ये काम करते हैं, और न्यूट्रिशन के ऊपर भी ये काम करते हैं, लोगों को न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस बताते हैं। फैमिली प्लानिंग आपने देखा है ना यूनिट 4 में, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर, तो वो वाली बात है यहाँ पर कि हम दो हमारे दो, ये फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम भी इसी के अंदर होगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, चाहे वो एंटीनेटल हो चाहे पोस्टनेटल हो। एंटीनेटल का मतलब होता है कि मदर अभी प्रेग्नेंट है, पोस्टनेटल का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी खत्म, पार्चुरेशन हो गया, बच्चा हो गया, तो वो हो गया पोस्टनेटल। तो चाहे आपका एंटीनेटल हो चाहे आपका पोस्टनेटल हो, दोनों में केयर करनी है, और साथ ही साथ जो बेबी की डिलीवरी हो रही है वो डिलीवरी भी यहाँ पर हो जाती है। तो एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, सेफ डिलीवरीज और ग्रोथ को मॉनिटर करना, इन्फेंट की, जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करना, चिल्ड्रंस की ग्रोथ को मॉनिटर करना, ये भी PHC का ही काम होता है। उसके बाद आउट पेशेंट केयर, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर माइनर इंजरी, जैसे मान लो मेरे को इंजरी हो गई तो इसके लिए ट्रीटमेंट कौन दे देगा, PHC दे देगा। माइनर इंजरी के लिए ट्रीटमेंट, कॉमन डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट, क्रोनिक इलनेस के लिए ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, आउट पेशेंट मतलब कि बाहर से जो लोग जा रहे हैं मेडिकल में। उसके बाद रेफरल सर्विसेज, मैंने आपको बताया था कि अगर PHC में काम नहीं होता है कि भैया तुमको तो कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हें तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, किसी सर्जन को दिखाना पड़ेगा, तो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। वही यहाँ पर लिखा है, रेफर पेशेंट विद सीरियस और स्पेशलाइज्ड मेडिकल नीड टू हायर लेवल फैसिलिटी सच एज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में प्रीफर कर देंगे, या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। ठीक है, तो रेफरल सर्विस, आउट पेशेंट केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ, साथ ही साथ बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, और है आपका पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, मतलब कि मॉनिटर करना एंड रिपोर्ट करना पब्लिक हेल्थ ट्रेंड्स को। जैसे कि मान लीजिए कोई आउटब्रेक हो गया, आउटब्रेक का मतलब है कि कुछ बहुत ही ज्यादा एकदम स्प्रेड हो गया, जैसे कोरोना हुआ था, हमारी पकड़ से दूर था, वो एकदम स्प्रेड हो गया था, हम सोच समझ नहीं पाए, उससे पहले वो फैल चुका था। तो जब ये ऐसी कोई बीमारी आती है, ऐसा कोई डिजास्टर आता है, ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज आती है जिसका आउटब्रेक हो जाता है, जो बहुत ही तेजी से फैल जाती है, तो उस कंडीशन में भी मदद करेगा आपका कौन,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर किस में मदद करेगा? मॉनिटरिंग में और रिपोर्ट में। मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन पब्लिक हेल्थ ट्रेंड सच एज आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि मलेरिया फैला था, टीबी फैला था, टू इन्फॉर्म टाइमली इंटरवेंशन। ठीक है, डेटा से हम सब पता लगा सकते हैं। उसके बाद है लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विस, आप यहाँ पर ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, बेसिक डायग्नोस्टिक सर्विस जैसे कि ब्लड टेस्ट, मलेरिया स्लाइड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट टू एड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस पॉसिबल है आपके पीएससी में, ट्रीटमेंट पॉसिबल है आपके पीएससी में। डायग्नोसिस आप करा सकते हैं, मलेरिया का कराइए चाहे प्रेगनेंसी का कराइए, कुछ डायग्नोसिस यहाँ पर पॉसिबल हो जाते हैं। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, कंडक्ट प्रोग्राम ऑन हाइजीन, हाइजीन के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, सैनिटेशन के बारे में बताएंगे, लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में बताएंगे जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज। स्ट्रेस लेने से डायबिटीज होता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेने से सिर्फ दिमाग को ही फर्क पड़ रहा है, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज होने से तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, पता नहीं क्या क्या, डायबिटीज से तो बहुत कॉम्प्लिकेशन से बाद में। फिर इमरजेंसी सर्विसेज, प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड नेचुरल डिजास्टर। जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में आपको चोट वगैरह लग गई, तो सबसे पहले जाना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, यहाँ पर आपको इलाज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी पीएससी के फंक्शन ही चल रहे हैं। देखो पीएससी के फंक्शन, इमरजेंसी सर्विस, हेल्थ प्रमोशन एजुकेशन, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। उससे पहले क्या देखा? रेफरल सर्विस, आउट पेशेंट केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ। उससे पहले क्या देखा? बेसिक हेल्थ केयर सर्विस। तो ये सारे क्या चल रहे हैं? पीएससी, मतलब कि आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर के फंक्शन चल रहे हैं, जो कि आपको सिलेबस में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अभी आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव सच एज रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। जो प्रोग्राम्स थे जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम्स थे ना टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए, इनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी किसका है? आपके पीएससी का। ठीक है, फिर है आपका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेन लोकल हेल्थ वर्कर एंड स्टाफ ऑन हेल्थ रिलेटेड इश्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है ना, एक्सपीरियंस करवाना उनको। जितना ट्रेनिंग करेंगे उतना एक्सपीरियंस होंगे, उतने क्वालिफाइड होंगे, उतने स्किल्ड होंगे, उतने प्रोफेशनल होंगे। फिर सारा डेटा रिकॉर्ड करके रखना, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट विजिट, कितने पेशेंट ने विजिट किया, कब विजिट किया, कितनी बार विजिट किया, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का सारा डेटा एंड रिपोर्ट्स टू ट्रैक हेल्थ आउटकम एंड इन्फॉर्म प्लानिंग। सारा डेटा होना चाहिए ताकि हमें पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एरिया में कोई पीएससी है, अब वहां पर लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं उस एरिया के, तो हमें सारी बातें पता लगेगी, किस किस को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, पता लगा ज्यादा को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो फिर अभियान चला दो कुछ, या फिर जो भी हमें करना होगा, जो भी सरकार को करना होगा वो करेगी उस हिसाब से। तो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से जनगणना होगी, जिस हिसाब से पता लगेगा किसको क्या क्या है। और वो कैसे पता लगेगा? डेटा को एनालाइज करके, डेटा को एवेल्युएट करके। तो डेटा रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। उसके बाद एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन 10 मार्क्स में बहुत मिनिमम पूछा जाता है, बहुत मिनिमम। फिर भी एक प्रिकॉशन रखना जरूरी है। तो यही सब है, एलिमेंट्स में कुछ खास नहीं है। एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, ट्रीटमेंट एंड ड्रग अवेलेबिलिटी, ये सारे जो भी हमने पढ़े फंक्शन, यही इसके एलिमेंट्स लिख देना। इसी तरह से बना के लिखना, बीच में एलिमेंट्स लिखना और चारों तरफ ये लिखना, ताकि आपका पेज भी कवर हो जाएगा और टीचर भी खुश हो जाएगा और मैं तो खुश हूँ आपसे। फिर सर्विसेज की बात करें, हमारा पीएससी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? आउट पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, फैमिली प्लानिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, इम्यूनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे एक्सरे वगैरह, या फिर आपका मलेरिया का टेस्ट हो गया, या फिर आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट हो गया। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जितने भी फंक्शन पढ़े वो सारे शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद बेनिफिट्स की बात करें, हेल्थ को अच्छा करेगा, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट को कम करेगा, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब आ जाओ इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन। गांव में किस तरह से इंप्रूवमेंट करे? ये जो गांव में सैनिटेशन फैलाना है, मतलब कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना है, फ्री फ्रॉम पैथोजन करना है, इसको कैसे प्रमोट करे, क्या करे सर? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले
Improving rural वापस improving rural sanitation is a crucial for enhancing public health. अगर हम रूरल सैनिटेशन करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तो वो बहुत बढ़िया है पब्लिक हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि लोग खुले में शौच करना बंद कर देंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे मान लो खुले में लोग शौच करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? फीकल ओरल रूट कंटामिनेशन। मान लीजिए कहीं ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, नाले का पाइप जाम है, या फिर कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है, तो पानी इकट्ठा हो रखा है तो डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया ये सब बहुत कॉमन फैलेंगे, है ना। और कहीं मान लो कि बीचों बीच गांव में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जहाँ पर बहुत ही गंदा सारा पानी आता है पर वो इकट्ठा हो चुका है और वो अब सही से ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में वहाँ पर जो मेन एरिया है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मच्छर पनप सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और इन्फेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। ऐसा नहीं सिर्फ मच्छर, मक्खियां भी फैलाती है। ठीक है, ये सारे क्या है? वेक्टर की तरह काम करते हैं। तो अगर हमें इन सब से बचना है, ये जो पानी जमा हो रहा है, ये जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, सैनिटेशन नहीं रख रहे, अगर इनको बचना है, अगर गांव वालों को बीमारियों से बचाना है, तो गांव वालों को एजुकेट कर दो, अवेयर कर दो, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे? हम पब्लिक हेल्थ को बहुत बढ़िया कर देंगे। कैसे बढ़िया कर देंगे? रूरल सैनिटेशन को इंप्रूव करके। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट बना दो। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स, देखो घर घर में शौचालय बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, नहीं होते गाँव में, है ना। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव, गवर्नमेंट क्या करती है इसी चक्कर में कि फ्री में पैसा देती है कि भाई तुम वॉशरूम बनाओ, घर में कम से कम लेट्रिन्स वगैरह बनाओ। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? सब्सिडीज देती है, इनको इंसेंटिव देती है। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव टू एनकरेज हाउस होल्ड टू बिल्ड प्राइवेट टॉयलेट, कि भाई ये लो सब्सिडीज, भाई ये लो पैसा, तुम बनाओ अपने खुद के टॉयलेट। ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट in densely populated area or where space is limited, constructing community toilet can help improve sanitation. अब होता क्या है, देखो कभी भी टॉयलेट आ गया कि भाई अब करना है तो अब क्या करें, कई झाड़ियों में चल जाते हैं, है ना, वो नहीं करना है। उसके लिए क्या बनाया गया है? कम्युनिटी टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, भाई जाओ और करो, है ना। फिर है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, अवेयरनेस कैंपिंग, अवेयरनेस करना, अवेयर करना है लोगों को, एजुकेट करो रूरल कम्युनिटीज को अबाउट द हेल्थ रिस्क ऑफ ओपन डेफिकेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन। लोगों को अवेयर करना है, गांव के लोगों को अवेयर करना है कि भैया अगर तुम ओपन डेफिकेशन करोगे, मतलब कि खुले में शौच करोगे, डेफिकेशन का मतलब जो फीकल मैटर हम निकालते हैं उसे डेफिकेशन कहते हैं, तो अगर ये तुम कर रहे हो खुले में तो इससे तो बीमारियां फैलेगी। और अगर तुम ये घर में कर रहे हो टॉयलेट बना के, लेटरिन बना के, तो उससे बीमारियां नहीं फैलेगी और तुम्हारी इज्जत वगैरह भी नहीं जाएगी, भाई तुम कहीं भी जाके बैठ जाओगे, है ना। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन्वॉल्व लोकल लीडर, जो आसपास के लीडर है जिनकी बात वो सुनते हैं गांव वाले, उनको बोलो, उनको पैसे दो कि भाई तुम बोलो, तुम बोलोगे तो सुनेंगे, तुम बोलोगे तो समझेंगे, तुम्हारी भाषा में समझाओ, हम तो समझा ही रहे, तुम भी समझाओ। ठीक है, एनकरेज करो उन्हें। फिर उसके बाद ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सब हम पढ़ रहे हैं इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन। पहले हमने देखा रूरल सैनिटेशन को इंप्रूव करने के क्या फायदे हैं, कि पब्लिक की हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, डिजीज नहीं रहेगी और सब एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? टॉयलेट्स बनवा सकते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवा सकते हैं, पर्सनल टॉयलेट बनवा सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जैसे अवेयरनेस कर सकते हैं, कम्युनिटी को एंगेज करेंगे। कम्युनिटी को एंगेज करने का मतलब है कि लोकल लीडर को बुलाओ, नेता वेता को बुलाओ आसपास के, कि नेताजी जाओ और थोड़ा भाषण दो इसके ऊपर, ताकि लोग आपको सुने, लोग आपको मानते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हैंड वॉशिंग। सीधी सी बात है, साफ पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए पीने का, वरना टाइफाइड हो जाएगा। और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो गंदे खाने, गंदे पानी से होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो हैंड वॉशिंग, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं भी कोई भी एरिया को टच कर लिया, ठीक है, जैसे गांव की बात नहीं करूँ, अगर मैं शहर की भी बात करूँ, मैं बैंक में गया, मैं ऐसे खड़ा हो गया जाके, कहीं पर भी हाथ रख रहा हूँ, किसी टेबल को टच कर रहा हूँ, है ना, किसी से भी हाथ मिला रहा हूँ, उसके बाद घर आके बिना हाथ धोए अगर मैं खाना खा रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है। हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर हैंड वॉश करो, क्योंकि क्या पता कहाँ कौन सी एरिया कंटामिनेटेड हो, क्यों बीमार कर रहे हो खुद को और घर वालों को भी। ठीक है, उसके बाद लिखा है वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो आप? पानी को उबालो फिर पियो, पानी को फिल्टर करके पियो, पानी में क्लोरीन यूज करो, क्लोरीन के टेबलेट्स यूज कर दो। जैसे मान लो कोई नदी नाला है, वहां पे क्लोरीन वगैरह डाल दो, है ना। और अगर आपको पीने का पानी पीना है तो बॉईल करो, फिल्ट्रेट करो उसे।
फिर है आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो सॉलिड वेस्ट है, ये जो लिक्विड वेस्ट है, इनको सही से डिस्पोज करो। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ फेंका उसको वहां फेंका, कल को उससे गंदगी फैल रही है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया इसलिए कर लिया, ठीक है। कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, प्रमोट मेथड टू मैनेज ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक कंपोस्टिंग, पढ़ा होगा 8, 9, 10th क्लास में, है ना। रिसाइकलिंग करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे फूड वगैरह होता है घर का, जो बोलते हैं ना वो स्वच्छ भारत के इरादे में जो सुबह सुबह गाड़ी आती है, सब्जियों की कतरन, फल फ्रूट की कतरन, ठीक है। मतलब वही आपका फूड वेस्ट जो भी होता है उसको प्रॉपर डिस्पोज करो। उसके बाद वेस्ट सेग्रीगेशन, एजुकेट कम्युनिटी ऑन हाउ टू सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड हाउ टू डिस्पोज ऑफ इट प्रॉपरली। मतलब कि हमें ये समझाना है कि भैया देखो ये है बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये बैक्टीरिया से डिग्रेड हो जाएगा। ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये बैक्टीरिया से डिग्रेड नहीं होगा, ये इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होता। तो एक तरफ बायोडिग्रेडेबल, एक तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इनको अलग अलग रखो, है ना। ये अवेयर करना पड़ेगा, वेस्ट को सेग्रीगेट करके रखो। एजुकेट कम्युनिटीज ऑन हाउ टू सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर विलेज लेवल सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, है ना। कहीं पानी जमा मत होने दो, कहीं पानी ब्लॉक मत होने दो, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ। क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज रहेगा तो क्या मॉस्किटो ग्रो हो पाएंगे? नहीं 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 सर, मॉस्किटो तो वहां ग्रो होंगे ना, वहां लार्वा डेवलप होगा जहां पे ठहरा हुआ पानी है। ये तो प्रॉपर ड्रेनेज है, तो मॉस्किटोज डेवलप नहीं होंगे और तरह तरह की बीमारियां नहीं फैलाएंगे। फिर ओपन डेफिकेशन फ्री, हमें गांव को कैसा बनाना है? खुले में शौच करने नहीं देना है। ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब है, फ्री का मतलब है कि अब छुट्टी हो गई, अब ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा ओपन डेफिकेशन जैसा। ओपन डेफिकेशन से फ्री कर दिया हमने गांव को, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है, कि गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री करो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके बैठ के शौच कर रहे हैं, खुले में शौच नहीं करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया करना है। ये सारी सब क्या है, जैसे विलेज लेवल सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हैंड वॉशिंग, उससे पहले बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, सब्सिडी इंसेंटिव, कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये सब लिखना है इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये भी उसके अंदर आएगा। जैसे कि टॉयलेट बनाओ, है ना, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करो, मेंटेनेंस करो, वेस्ट मैनेज करो, वही वाली बात है। फिर हेल्थ वर्कर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ट्रेन हेल्थ वर्कर टू प्रमोट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, देखो जो भी हेल्थ वर्कर वहां पर होगा उनको पहले ट्रेन करो कि भैया साफ सफाई अच्छे से करो। साफ सफाई का बहुत बड़ा रोल होता है, साफ सफाई करोगे तभी स्वच्छ रहोगे, तभी आपका परिवार स्वच्छ रहेगा, वरना आए दिन बीमार होते रहोगे और हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है। सब बता दो उसको कि सफाई अच्छे से करनी है, बात खत्म, ठीक है। फिर है इंसेंटिव पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप, इन्वॉल्व कम्युनिटी इन द प्रोसेस ऑफ सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट, कम्युनिटी कैन सेट देयर ओन गोल एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। देखो कम्युनिटी को हमने अवेयर कर दिया, जो वहां की कम्युनिटी थी गांव की, उसको हमने अवेयर कर दिया, एजुकेट कर दिया। अब कम्युनिटीज का क्या फर्ज बनता है कि वो खुद के गोल सेट करे कि भाई 1 महीने बाद इस गांव में ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, मतलब कि कोई खुले में शौच नहीं करेगा, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो जाना चाहिए, कोई भी अपने घर का कचरा ऐसे ही नहीं फेंकेगा, बायोडिग्रेडेबल टू नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग करके रखो, और हाइजीन मेंटेन रखो, और अपना ये जो सैनिटेशन है मेंटेन रखो। अगर इन्होंने ये टारगेट ले लिया और इसका 50-80% भी अचीव कर लिया तो इनकी बीमारी 90% से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वही सारी बातें लिखी है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर वहाँ के जो लीडर्स वगैरह हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भैया टॉयलेट बनाओ, वही वाली बात है। फिर गवर्नमेंट की स्कीम आती है स्वच्छ भारत मिशन, है ना। इट ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एंड रूरल सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब यहाँ पर क्या होता है, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओ, प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन इंप्रूव एक्सेस टू सैनिटेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ये जो सैनिटेशन के प्रोडक्ट है, ये जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्रिन्स वगैरह हम बनवा रहे हैं, गाँव को स्वच्छ कर रहे हैं, इसमें हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस से हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा ताकि हमारा ये काम जो है बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, इको फ्रेंडली सैनिटेशन सॉल्यूशन। हाँ ये देखो, बायोगैस टॉयलेट्स, देयर आर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव दैट जनरेट बायोगैस फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट जो होता है ना, उससे बायोगैस जनरेट कर लेते हैं गांव वाले,
ठीक है। प्रोवाइडिंग एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के काम आती है फिर वो। बायोगैस आपने पढ़ा होगा, मिथेन गैस कहाँ पढ़ा था आपने, 10th 11th में, आई थिंक 9th 10th में पढ़ा होगा बायोगैस। फिर पिट टॉयलेट का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, पिट टॉयलेट विथ प्रॉपर मेंटेनेंस। ये देखो पिट टॉयलेट, इसे कहते हैं पिट टॉयलेट, वहीं जमीन में गड्ढा कर दो। कंस्ट्रक्ट लो कॉस्ट पिट टॉयलेट विथ प्रॉपर डिजाइन टू प्रिवेंट लीकेज एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। जो भी पिट टॉयलेट बना रहे हो एकदम प्रॉपर बनाओ, एकदम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करो ताकि किसी भी तरह का कोई लीकेज और कंटामिनेशन होने के चांसेस ना हो। फिर मॉनिटरिंग एवेल्युएशन एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहो कि हमारा जो काम है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा, टॉयलेट सही से घर में लग रहे नहीं लग रहे, अगर घरों में टॉयलेट लग रहे हैं तो क्या वो साफ है कि नहीं, क्योंकि घर के ही टॉयलेट साफ नहीं रहेंगे तो फिर बीमारी फैलेगी। तो घर में टॉयलेट तो लगवा रहे हो, घर में आप शौचालय तो बनवा रहे हो, पर उनको साफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो घर घर में शौचालय लग रहा नहीं लग रहा, अगर शौचालय लगा है तो वो साफ है कि नहीं है, वहां पर टाइम टू टाइम सारी एक्टिविटी हो रही नहीं हो रही, वो सारी चीजें चेक करना, मॉनिटर करना, एवेल्युएट करना, ये फाइनल काम है। तो ये आपको मैंने बहुत सारे काम बता दिए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, अब नाम से पता लग रहा अर्बन हेल्थ मिशन, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, वापस बोल देता हूं। अर्बन लोग, शहरों में रहने वाले लोगों को हेल्थ का ध्यान नहीं रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, एयर पोल्यूशन में रहते हैं, वाटर पोल्यूशन में रहते हैं, बैलेंस डाइट नहीं मिलती, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिजिकल इनएक्टिव है, ओबेस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तरह तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, पैसा नहीं है, हेल्थ केयर कहाँ से लें? तो उसके लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ May 1, 2013। चलिए, वही सारी बातें, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करो, टारगेट वल्नरेबल ग्रुप, मतलब कि ऐसे ग्रुप जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, जैसे शहरों में भी लोग रहते हैं ना, झोपड़पट्टी में रहते हैं ना अभी भी, जिसको बोलते हैं स्लम ड्वेलर्स, सॉरी स्लम ड्वेलर्स। ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो फिर हो ही जाता है। माइग्रेंट वर्कर, मतलब कि जो एक जगह रहते हैं पर वो दूसरी जगह काम करने जाते हैं, फिर वो अपने गांव आते हैं, फिर दूसरी जगह काम करने जाते हैं, जो ये माइग्रेंट वर्कर होते हैं ना, इनको भी ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। तो ये सब क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स है, मतलब कि इन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, शहरों में भी। फिर स्ट्रेंथिंग अर्बन हेल्थ सिस्टम, जो अर्बन हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करनी है, उसको और अच्छा डेवलप करना, ये काम है इसके। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है ना, इसके ये सारे ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो हेल्थ केयर को इंप्रूव करना, एक वल्नरेबल ग्रुप, मतलब कि झोपड़पट्टी में रहने वाले ग्रुप या ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। फिर स्ट्रेंथिंग अर्बन हेल्थ सिस्टम, मतलब कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमारी जो डॉक्टर की फैसिलिटी है, नर्सेस की है, मेडिकल स्टाफ है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, उन सबको इंप्रूव करना। ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करनी है। फिर प्रमोट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करना, क्यूरेटिव मतलब बिल्कुल सही करना, तो उसको हमें प्रमोट करना है, अवेयरनेस को प्रमोट करना है। ऑब्वियसली वही सारी बातें हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, हमें ट्रीट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सही करना है, अवेयरनेस को प्रमोट करना है। ठीक है, फिर एड्रेसिंग हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, कंसीडर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ सच एज सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अर्बन हेल्थ इंप्रूवमेंट। ये सब पे भी हमें ध्यान देना है, इन सब के बारे में हमें ध्यान देना है। फिर की कंसेप्ट क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अर्बन हेल्थ सेंटर, एस्टेब्लिश एंड स्ट्रेंथन अर्बन हेल्थ सेंटर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर सर्विस सच एज मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। देखो यहाँ पर भी यही काम है, मैटरनल केयर हो मतलब कि पोस्ट नेटल हो, एंटी नेटल हो, प्री नेटल हो, और चाइल्ड केयर हो, ये सब प्रोवाइड करनी है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है, फैमिली प्लानिंग का भी ये काम करते हैं। जो जो हमारा पीएससी का काम था ना, वो इनका भी काम है। यहाँ पे लिखा है ना, देखो पीएससी है चाहे अर्बन हेल्थ सेंटर है, एक ही काम है। तो पीएससी के इतने सारे फंक्शन पड़े थे ना, लिख डालना, क्योंकि हेल्थ सेंटर ही तो है, तो पट्टी भी होगी, इलाज भी होगा, डॉक्टर भी मिलेगा, कॉमन प्रॉब्लम का भी सही होगा, छोटी मोटी चोट का भी सही होगा, रेफर भी होगा आदमी, सब कुछ वैसा ही होगा, फंक्शन तो सेम ही रहते हैं, है ना। फिर मोबाइल हेल्थ यूनिट, वो आपने वैन देखी होगी ना, जगह जगह जाती है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है, प्रॉपर हेल्थ चेकअप करती है। स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक हेल्थ वर्क फोर्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल
वर्किंग इन अर्बन एरिया, डॉक्टर का नंबर बढ़ाना, नर्सेस का नंबर बढ़ाना, मतलब कि जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है, अब वहाँ पर हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर है, पर आने वाले टाइम पे वो डॉक्टर का नंबर हमें कम लगने लगता है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, तो उस कंडीशन में हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स को प्रोवाइड करना है, मतलब उनके नंबर बढ़ाने हैं। हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशन, ये तो हमें पता ही है, एजुकेशन वगैरह, अवेयरनेस वगैरह। देखो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपको लिखना है। दूसरी बात, जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, वही आपको मेन लिख के आना है। इसके फंक्शन की बात करें, एनहांसिंग हेल्थ केयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना, उसमें बेड्स वगैरह ज़्यादा लगाना, हेल्थ केयर फैसिलिटी एनहांस करना, डॉक्टर की क्वालिटी, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्टर का नंबर बढ़ाना, स्टाफ का नंबर बढ़ाना, और वी कैन से एक्सपीरियंस स्टाफ रखना, या फिर लेबोरेटरी फैसिलिटी अच्छी करनी, डायग्नोसिस फैसिलिटी अच्छी करनी, ये सारी चीज़ें करनी है। प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, डिजीज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें वही है। वल्नरेबल पॉपुलेशन आ गया वापस, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करनी, सारी फंक्शन वही है, सेम ऑब्जेक्टिव की तरह ही है सारे, ठीक है। उसके बाद है आपका हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं तो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, सेक्सुअल नॉलेज हो, सब कुछ प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। सब कुछ लिखा है यहाँ पर देखो, हेल्थ एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल करिकुलम अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट सच एज बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज। टॉपिक्स माइट इंक्लूड न्यूट्रिशन के बारे में बताओ ताकि उनको माल न्यूट्रिशन की दिक्कत ही ना आए। फिजिकल एक्टिविटी उनसे करवाओ, उसके बारे में बताओ, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ कि फिजिकल एक्टिव बंदा बहुत अच्छा रहता है, वो चलता फिरता है तो वो चलता फिरता ही रहेगा। अगर आप एक जगह बैठ गए, ओबेस्ड हो गए, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। सर ओबेस्ड का तो आपने बस दो ही बोला, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, इसके अलावा क्या होता है कि ये जो आपकी L5 L4 होती है ना, ये दबना शुरू हो जाती है, और जब ये दबना शुरू हो जाएगी ना तो आपको यहाँ पे पेन रेडिएट होके पाँव तक चला जाएगा। पेन रेडिएट होके कहाँ तक चला जाएगा? पाँव तक चला जाएगा। हो सकता है वॉइस में इंटरप्ट हुआ हो क्योंकि रिसीवर तक चल गया था हाथ मेरा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम, एनकरेजिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी थ्रू फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, स्पोर्ट्स वगैरह कराओ रेसेस टाइम में, बच्चों को हेल्थी हैबिट सिखाओ, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ उनकी प्रमोट होगी। ऑब्वियसली अगर वो काम करेंगे तो वो मजबूत होंगे, अगर वो खेलेंगे कूदेंगे तो मजबूत होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, उनकी कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, हार्ट जो है प्रॉपर ब्लड पंप करेगा, बहुत सारे फायदे होते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फोकसिंग ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन एंड बुलिंग प्रिवेंशन एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज। देखो जो भी बंदा स्ट्रेस में रहता है, बचपन में पता नहीं भाई, अब घर वालों का भी पीयर प्रेशर रहता है आजकल कि बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो उस कंडीशन में क्या है कि अच्छे स्कूल में डालो, ट्यूशन लगा दो। मतलब मैंने देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 6-7 क्लास के बच्चों को देखा है आज की तारीख में, जो 6-7 क्लास के बच्चे होते हैं वो पहले तो स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर कोचिंग के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस जाते हैं पता नहीं कौन सी, फिर खुद की एक्टिविटी जाते हैं गिटार या बैडमिंटन, उसके बाद रात को आके सो जाते हैं, फिर अगले दिन सेम। उनके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है। और जब हम 5th-6th क्लास में थे तो पता नहीं कौन से गाने पे डांस कर रहे होते हो इधर उधर, ठीक है। तो आजकल जो है पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इमोशनल रेगुलेशन बहुत, मतलब बच्चों को इतना इमोशनल कर देते कि भाई तेरे को करना ही है, तो ये हमारी आखिरी सहारा है, आखिरी उम्मीद है। भाई ये गलत बात है ना। उसके बाद न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अच्छा खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, बैलेंस डाइट लो, न्यूट्रिशन के बारे में बताओ, विटामिन के बारे में बताओ, ये देखो बता रखा है, देखो हेल्थी ईटिंग हैबिट, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, ये सब बताओ, है ना। फिर सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, कि बेटा स्मोकिंग नहीं कभी करनी जिंदगी में, स्मोकिंग के वो बताओ डिसएडवांटेज, फायदे तो कुछ है नहीं, डिसएडवांटेज ही है सारे। अल्कोहल के सारे बुरे चीजें बता दो, ड्रग्स की सारी बुरी चीजें बता दो, सब समझा दो कि भाई नहीं करना, नहीं करना। बचपन से जो बच्चा सही रहेगा वो शुरू में अगर सही है तो बाद में भी सही होने के चांसेस है, मतलब वो बिगड़ेगा तो नहीं बिल्कुल पूरी तरह से, भले वो थोड़ा बहुत बिगड़े तो बात अलग है, वापस वो ट्रैक पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कीप द चाइल्ड फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी, फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग हेल्दी, है ना। टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम ऑफ द चिल्ड्रन, ऑब्वियसली वो भागेंगे कूदेंगे फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो इम्यून सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, हार्ट की हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, ठीक है। उनको डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, खेलना कूदना सब जरूरी है। टू मेक द चिल्ड्रन फ्री फ्रॉम डिजीज एंड हैंस गुड परफॉर्मेंस इन स्टडीज, अगर वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो क्या उनको हाइपरटेंशन होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी, ऐसी कोई भी बीमारी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। और जब ऐसी कोई भी बीमारी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगी तो वो आसानी से अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। टू
टू इम्बाइब इन चिल्ड्रन गुड मैनर्स, देखो बचपन से ही उनके मन में धारणा डाल देना कि भाई ये सही है, ऐसे करना है, तो वो पूरी जिंदगी वही फॉलो करते हैं। टू डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट, हमने ये भी बता दिया। टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट हेल्थ, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब हमने बता दिया। एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन वही कि डिजीज को प्रिवेंट करना है, बच्चों में डिजीज होगी ही नहीं, हेल्थ प्रमोशन होगा, अर्ली डायग्नोसिस होगा, अगर बच्चों को लगता है कि वो बीमार है तो वो फटाफट डॉक्टर को दिखाए, चेकअप कराए, ठीक है। टू प्रोवाइड द पब्लिक विथ एक्यूरेट डेटा ऑन मेडिकल डिस्कवरीज, मतलब कि टू प्रोवाइड द पब्लिक विथ एक्यूरेट डेटा ऑन मेडिकल डिस्कवरीज, मतलब कि अगर अभी जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड करी है बच्चों को, बच्चे गए, बच्चों ने हेल्थ केयर फैसिलिटी ली, हमारे पास डेटा रहेगा, सारा एक्यूरेट डाटा हमारे पास रहेगा। अगर इन फ्यूचर हमें कोई भी जरूरत पड़ी कि यार यहाँ पर ये चीज़ें फैल रही है या ये ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कई सारी, तो उसके ऊपर हम रिसर्च वगैरह फर्दर हम कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस एंड प्रॉपर यूजेज ऑफ मेडिकल मेजर, प्रॉपर यूज कैसे करना है किसका, दवाई वगैरह का, है ना। तो टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस एंड प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकल मेजर। टू एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल मेंटल हाइजीन एंड मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रिवेंटेबल डिजीज। देखो सीधी सी बात है, डिजीज को अवॉइड करना पहले से सिखा दो कि आपको हाथ धोना है, आपको प्रॉपर सैनिटाइजर यूज करना है, आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है, आपको फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। जब उस बच्चे को सब चीज पता होगी तो ऑब्वियसली वो बच्चा स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेगा। उसको पता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ सब जरूरी है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, कैसे फैलती है, कैसे हमें प्रिकॉशन रखने हैं, क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमें सिम्टम आता है तो हमें अर्ली सिम्टम, अर्ली डायग्नोसिस करना है। अगर ये सारी चीजें उसे पता होगी तो वो ऑब्वियसली बचेगा। तो यही एम है हेल्थ एजुकेशन का कि लोगों को बता दो, लोगों को सारी सलाह दो, ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड है सारी नॉलेज दे दो। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहां पर हमने पूरी यूनिट 5 को कवर कर लिया, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की। अब जीपेट का क्वेश्चन है, जीपेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको। तो देखो 2 मिनट का क्वेश्चन है, सुन लो। द प्लांट हार्मोन विच शो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द सेल डिवीजन। अब कभी भी सेल डिवीजन की बात आ गई तो ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनिन, आंसर यही जाएगा, क्योंकि ऑक्सिन प्रमोशन करता है, ग्रोथ करता है, रूट की करेगा, स्टेम की करेगा। एब्सिसिक एसिड जो है एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन का काम करेगा, इथाइलिन एक तरह का गैसियस हार्मोन है। तो जो सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले करता है ना, वो और कोई नहीं आपका साइटोकाइनिन होता है, क्योंकि इथाइलिन तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में है, गैसियस हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज हो रहा है, ऑक्सिन आपका बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, पर सेल डिवीजन के मामले में एक ही है, वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये मैंने आपको स्पेशली बताया भी था। ये सारे प्लांट हार्मोन पढ़े हैं हमने, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, इथाइलिन सारे पढ़े हैं। तो ये था आपका यूनिट नंबर 5। आई होप आपको यूनिट नंबर 5 कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। मोस्टली यहाँ पर एक ही बातों को रिपीट किया गया है, और यूनिट 3, 4, 5 में हमने देखा है कि सारी बातें रिपीट हो रही है, बस रिपीट हो रही है, जिसमें हाइजीन, हेल्थ, प्रिवेंशन, है ना, फ्री फ्रॉम डिजीज, मोटिलिटी कम करना, मॉर्बिडिटी कम करना, हेल्थ अच्छी रखना, हेल्थ वेलबिंग करना, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, यही सब है। ठीक है, तो आज हमने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी से कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, किसी आंसर को कैसे लिखना है, अगर कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, कुछ बड़ा क्वेश्चन पूछना है, पर्सनल कनेक्ट होना है, वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको स्केड्यूल कर सकते हो, आप मेरा कैलेंडर ब्लॉक कर सकते हो, साथ ही साथ आप मेल कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं करना, वेबसाइट विजिट कर लो, नहीं वो भी नहीं हो रहा, एप्लीकेशन पे जाओ, चैट सेक्शन में लिख दो। बहुत तरीके हैं मुझसे कनेक्ट होने के, इंस्टाग्राम है, एप्लीकेशन का चैट सेक्शन है, वेबसाइट है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, तो बहुत तरीके हैं। ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। बहुत जल्दी अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेगुलेटरी। ठीक है, रेगुलेटरी स्टार्ट करेंगे, और रेगुलेटरी के बाद सेल एंड मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगा, पर वो बाद में जब आपकी डिमांड आएगी, क्योंकि ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पर रेगुलेटरी तो मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मोस्टली बच्चे लेते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।